नमस्कार, मैं एनके सिंह। सुप्रीम कोर्ट के पास 5 ऐसे मुद्दे हैं, जिनमें सरकार की गर्दन कुछ इस तरह फंसी हुई है, जैसे कि जगुलर वेन आपने सुना होगा। जगुलर वेन अगर कट जाता है तो आदमी मर जाता है और 5 सेकंड 10 सेकंड लगते हैं। सरकार के पास ये ऐसे मुद्दे हैं 5, जिनमें अगर सरकार के खिलाफ जस्टिस चंद्रचूड़ का फैसला आ जाता है, तो सरकार लगभग मृतप्राय हो जाएगी। ये 5 मुद्दे जो मुख्य रूप से हैं और सरकार ने टेकअप किया है, जिनमें 3 तो अभी ताजा है और उनको लिया है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो हम आपको अभी विस्तार से बताएँगे। तो पहला तो जो इश्यू होने जा रहा है और 30 तारीख को 30 अक्टूबर की डेट पड़ी है, वो आपको पूरी तरह से वाकिफ ही होंगे। वो है जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जिससे बीजेपी को पूरे पैसे मिल रहे हैं जम के और ये सारे जो इलेक्शन में खर्च हो रहे हैं, वो उसी पैसे से हो रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से। और दहशत ये है कि कोई बाकी पार्टी इसलिए नहीं कॉर्पोरेट हाउस दे रहे हैं कि उनको देंगे तो ईडी का छापा पड़ जाएगा। तो पहला तो केस ये है, जो कि सीधे अब जा रहा है 30 अक्टूबर को और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अब डील करेगी। 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से डील करेगी, ये फैसला कल ही हुआ है। उसके अलावा एक दूसरा बड़ा ही सीरियस केस आया है, जिसपे कि आपके सांसद राघव चड्ढा को लेके जो उनका निष्कासन हुआ है सदन से, जो उनका सस्पेंशन हुआ है, और वो अनलिमिटेड है। सस्पेंशन का कोई टाइम नहीं है। इसको लेके वो केस आया हुआ है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा के सभापति के कार्यालय को नोटिस दी है कि एक्सप्लेन करें कि इसका क्या मतलब है, क्यों किया गया है। तो सीधे वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा के सभापति हैं, उनसे एक तसल्ला। और आप जानते हैं सभापति घूम घूम के हर पब्लिक मंच से जुडिशियरी की लानत मलानत करते रहते हैं, कॉलेजियम के को गलत बताते हैं, जुडिशियरी को गलत बताते हैं, जुडिशियरी के कई चीजों को। तो सीधे ये फ्रंटल अटैक है। इसको भी छोड़िए, ये तो मान लीजिए कि केंद्रीय लेजिस्लेचर का हो गया राज्यसभा में। ऐसा ही राज्य में महाराष्ट्र के हुआ है। महाराष्ट्र के स्पीकर पे सख्ती की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने, चीफ जस्टिस ने, और कहा कि इसे खिलवाड़ न मानिए, हमारे आदेशों को खिलवाड़ न मानिए, इससे मजाक न करिए। लेकिन वाकई मजाक किया और वहां का स्पीकर अब ये पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि साहब आप ही तरीका बता दीजिए कि हम फैसला कैसे दें, इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होने चाहिए, गाइडलाइन आप ही दे दीजिए। ये जानबूझ के किया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट के साथ एक कहा जाए कि आप ही बता दीजिए, तो मतलब मजाक किया जा रहा है। ये तीसरा केस है, इसको भी छोड़िए। इसके बाद न्यूज क्लिक के गिरफ्तारी का केस जो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। जब न्यूज क्लिक ने कहा कि भाई हमें कारण भी नहीं बताया गया, यूएपीए में हमें बंद किया गया है और हमें कारण भी नहीं बताया गया, तो उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने कि साहब कारण का प्रोविजन नहीं है बताने का। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है और आप जानते हैं कि पत्रकारों ने भी गुहार किया था चीफ जस्टिस से कि साहब देखिए, इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लगभग खत्म कर दिया गया है। ये एक मैसेज है सरकार का, दमनकारी नीति है। तो उनका भी ये वो है, एक रिप्रेजेंटेशन है। और कल ही राष्ट्रपति महोदया को भी दिया गया, कई संस्थानों ने मीडिया के दिया कि ये चिलिंग इफेक्ट डालता है और ये मीडिया के खिलाफ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है। लेकिन महाराष्ट्र स्पीकर का केस आपने देखा, न्यूज क्लिक का देखा। एक और आया है जिसमें कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने रेसिपिएंट कौन था, अगर शराब का डील आपकी सरकार ने किया तो उसका बेनिफिट किसको मिला। आपने मनीष सिसोदिया को बंद किया, एक और सांसद को बंद किया, लेकिन इनमें से किसी पर भी आपने ये चार्ज नहीं लगाया कि ये एंड बेनिफिशियरी है। तो एंड बेनिफिशियरी आपके हिसाब से आप है, तो आपने आप पे मुकदमा क्यों किया, क्यों नहीं किया।
तो सरकार ने कल जवाब दिया एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कि साहब हम लोग उनके भी पीएमएलए का केस करने की सोच रहे हैं और आपके पास वापस आएंगे। तो पीएमएलए का केस आप पे भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई पार्टी क्रिमिनल ऑफेंस में किसी को शामिल किया जा रहा है, जबकि क्राइम इंडिविजुअल होता है, क्राइम ग्रुप का नहीं होता। अब यहाँ पे संकट ये है कि अगर शामिल किया तो एंड बेनिफिशियरी आप है जो कि आरोप लगा है, तो क्या इलेक्शन कमीशन उनकी सदस्यता रद्द करेगा? इन सारे पर हम आपको विस्तार से बताएंगे एक-एक को लेके। लेकिन सरकार की गर्दन बुरी तरह फंस गई है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के हाथों में ये गर्दन है और आप जानते हैं जुगुलर वेन जो होती है सबसे कमजोर नस होती है और इसी तरह कैरोटिड आर्टरी होती है। ये करीब अंदर होती है गले के अंदर। अगर ये दोनों कट जाएं तो आदमी को मरने में 5 सेकंड लगते हैं। सरकार के लिए अगर बॉन्ड को बता दिया गया कि बॉन्ड के प्रोविजन जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का ये नाटक किया है कि इससे ट्रांसपेरेंसी होगी। जब अरुण जेटली ने 2018 में इसको इंट्रोड्यूस किया 17 में, तो कहा कि साहब इससे तो बहुत ट्रांसपेरेंसी होगी। लेकिन ये सबसे ओपेक निकला, सबसे ज्यादा घना कोहरा इसके चारों तरफ है, क्योंकि सरकार को मालूम है कि किसको कोई कारपोरेट हाउस पैसे दे रहा है, क्योंकि एसबीआई के बॉन्ड है वो, एसबीआई के थ्रू मालूम हो जाता है। तो सरकार को सब मालूम है, लेकिन विपक्ष को नहीं मालूम कि सरकार की पार्टी को कितने पैसे दिए गए। तो ये सबसे कमजोर नस है। सरकार का जुगुलर वेन कट जाएगा जैसे ही इस बॉन्ड को कहा जाएगा कि ये ट्रांसपेरेंट तो छोड़िए साहब, ये तो करप्शन को बढ़ावा दे रहा है। और बढ़ावा क्यों नहीं दे रहा है? आपने अडानी का देखा किस तरह से सर्क्यूटरी रूट से विदेश में नंबर 2 का पैसा जाता है और विदेश से वो पैसा लेने के बाद जो फेक कंपनियां हैं वो वहां खड़ी रहती हैं, वो भारत में एक ऑफिस खोलती हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के बीजेपी को तर कर देती हैं पैसों से। लमलेट हो जाते हैं बीजेपी वाले और उसके एवज में मिलता क्या है? फर्जी बिलों से आप कोयले का भाव बढ़ाते हैं, कोयले का भाव बढ़ा के वहां से इंपोर्ट होता है भारत को, लिहाजा इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ जाता है। रेट बढ़ जाता है तो कॉमन आदमी के लिए वो महंगा पड़ता है। लेकिन भारत सरकार ये सब देख रही है क्योंकि बॉन्ड्स पे उसको जम के पैसे मिलते हैं। तो इस प्रोविजन को जाहिर है सुप्रीम कोर्ट जब देखेगा तो खारिज करने के अलावा ज्यादा विकल्प है नहीं। 30 तारीख को इसकी सुनवाई होगी, 30 अक्टूबर। तो एक तो जुगुलर वेन ये है जो कि कट जाएगी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति लगातार जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की लानत पलानत कर रहे हैं, खास करके कॉलेजियम को लेके, कॉलेजियम सिस्टम को लेके, क्योंकि वो उनके हिसाब से नहीं है, सरकार के हिसाब से नहीं है। सरकार चाहती कि जजेस हमारे आए और वो हो जो सवेरे संघ में जाके नमस्ते सदावत सले मातृ घूमे करें। नतीजा ये है कि सरकार को कॉलेजियम रास नहीं आ रहा है। ये तो कहिए कि अभी जस्टिस खन्ना ने बहुत सख्त एक जस्टिस कॉल ने किया, बहुत एक सख्त आदेश दिया कि आप ये नहीं करेंगे। माफ कीजिएगा, जस्टिस खन्ना ने, शायद मुझे याद आता है। तो कहा कि अगर आप नहीं करेंगे, ये चीजें नहीं बताएंगे सरकार को, तो हम एक्स पार्टी आदेश कर देंगे। अगर आपने कॉलेजियम के आदेश को मानने में देरी की, क्योंकि कुछ आदेश सालों पुराने हैं, एक एक दो दो साल पुराने हैं और सरकार उस पर बैठी हुई है, ना उसे वापस कर रही है, ना उसे अमल में ला रही है। जो जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के केसेस को लेके हैं, उसमें सबसे बड़ा तो है मणिपुर का केस जो चल रहा है और वहां पे अभी तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है, रेगुलर चीफ जस्टिस। और यहां से जब अगस्त में अपॉइंटमेंट किया गया तो सरकार चुप होकर बैठ गई। शायद उसे प्रेजेंट हाई कोर्ट रास आ रही है, वो नहीं चाहती है कि यहाँ दिल्ली से कोई जाए और डिस्टर्ब करे। असली बात ये है। इस पे सख्ती हुई तो अब सरकार ने कहा कि नहीं साहब जल्दी हम अपॉइंटमेंट करेंगे।
यहाँ सरकार को ढीला होना हुआ, सरकार कमजोर हुई, क्योंकि जब जब सुप्रीम कोर्ट सख्ती करती है तो सरकार के पसीने तो छूटते ही हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश भारत के समाज में भी उतने ही मकबूलियत रखते हैं। लिहाजा सरकार को डर रहता है कि सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेना भारी पड़ेगा, लेकिन किनारे किनारे से हमले होते रहते हैं। तो ये आपने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट को लेके, और उसमें है क्या, अगर आप देखें तो आपके सांसद को अचानक जब उन्होंने हाउस में कहा कि साहब बिना कहे, बिना पूछे हुए आपके खिलाफ एक इंक्वायरी के लिए इतने सांसदों का नाम, उन्होंने नाम बताया, कहा कि इनसे पूछा नहीं गया है, बस इतना ही कहना था। तो बीजेपी के सांसद उन्होंने कहा नहीं साहब हमसे पूछा गया है, क्योंकि वो तो सांसद उन्हीं के हैं, और कहा कि साहब सदन को गुमराह किया इन्होंने, ये कह के उस सांसद को सस्पेंड कर दिया गया पूरे सेशन के लिए। चलिए साहब, पूरे सेशन के लिए जब सस्पेंड किया गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पूरे सेशन के लिए आप सस्पेंड किसी को कर सकते हैं, लेकिन ये मामला उससे भी बड़ा था। आपने सिर्फ पूरे सेशन के लिए सस्पेंड नहीं किया, आपने अनंत काल के लिए सस्पेंड किया है। ये स्पीकर के पास ये पावर्स नहीं है। आपने उसमें ये मेंशन नहीं किया कि सेशन के लिए है, और फिर सेशन के लिए भी। क्या ये इतना बड़ा आरोप है कि आप किसी मेंबर को, चुने हुए मेंबर को आप सस्पेंड कर दें? और क्या ये पावर है तब जबकि उसकी जो ये आरोप है इसकी इंक्वायरी डीएससी में चल रही थी, एक्शन डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी में इंक्वायरी चल रही थी। इंक्वायरी के रिपोर्ट का वेट करने की जगह आपने सीधे सस्पेंड कर दिया। तो क्या ये पावर्स आपके पास है? ये सुप्रीम कोर्ट देखेगा। जाहिर है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो मुझे नहीं लगता कि संविधान सम्मत है, क्योंकि जो पावर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो इसमें आते नहीं है। ये रूल राज्यसभा का जो है 72 इन्वोक किया गया और कहा गया कि 72 रूल का ये वायलेशन है जो राघव चड्ढा ने किया है। लेकिन हकीकत यह है कि ना तो इससे कोई किसी एमपी का प्रिविलेज खत्म हुआ है, ना सदन का प्रिविलेज खत्म हुआ है। लिहाजा अगर उन्होंने कह दिया एक चीज और वो मान लीजिए गलत भी है, तो इससे प्रिविलेज किसी का खत्म नहीं हुआ है। लिहाजा ये प्रिविलेज का भी सवाल नहीं है। राघव चड्ढा को हटाना पूरे सत्र के लिए, और उसके बाद का भी अभी पता नहीं है कि क्या होगा। तो इस पे गया है कि साहब जब इंक्वायरी चल रही थी तो किसी सदस्य को स्पीकर नहीं, राज्यसभा का सभापति नहीं हटा सका, राज्यसभा चेयरमैन नहीं हटा सकता। ये मुद्दा वहां पे आया है। अब इसके अलावा देखिए राघव चड्ढा का जो केस है वो तो आया ही है, और ये एक सामान्य केस नहीं है। इसी तरह आपने देखा होगा कि संजय सिंह को भी किस तरह निकाला गया था। तो ये लगातार चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये इसके संदर्भ में आएगा। अब इसके अलावा देखिए जो ईडी का केस है आपको लेके, ईडी के केस में ये कहा जा रहा है, जब कोर्ट ने पूछा और जानबूझ के पूछा कि भाई बेनिफिशियरी अगर आप पार्टी है, उसने शुगर डील में पैसा पार्टी को दिया गया है, तो बेनिफिशियरी कौन हुआ? बेनिफिशियरी ना तो संजय सिंह हुए ना मनीष सिसोदिया हुए। तो अगर वो बेनिफिशियरी नहीं है तो आपने जो रियल बेनिफिशियरी है उसको आरोपित किए बिना आपने इनको कैसे पकड़ लिया? सरकार बड़ी सख्ते में थी, क्यों क्या जवाब दे? तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हाँ साहब ये इनको भी हम ला रहे हैं, इनको भी ला रहे हैं। अब यहाँ पे फंसेगा क्या? पीएमएल एक्ट सेक्शन 70 बहुत साफ कहता है कि अगर एड बेनिफिशियरी कोई है कंपनी, तो उसमें कंपनी दिया हुआ है, और कंपनी की परिभाषा सेक्शन 70 में दी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस होता है पीएमएलए, उसमें कंपनी की परिभाषा दिया हुआ है। यहाँ पे दिक्कत क्या है? आप मान लीजिए कंपनी को कंपनी कह के ले आते हैं आपको, तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन में कंपनी होती ही नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी होती है।
आप कंपनी है नहीं, कंपनी नहीं है तो उसको आप इलेक्शन कमीशन मान लीजिए कि केस हो गया तो इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी को ही कुछ कर सकता है। यहाँ पे वो कंपनी के रूप में जाएंगे और अगर नहीं तो इलेक्शन कमीशन अदरवाइज भी अगर चाहे तो आरपी एक्ट में जो प्रोविजन है वो बहुत क्लियर है, जिसमें कि डी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, डी लिस्ट किया जा सकता है किसी पार्टी को, लेकिन वो तब किया जा सकता है जबकि वो उसने करप्शन वगैरह में नहीं, किसी आपराधिक आरोप में नहीं किया जा सकता। इलेक्शन को लेके कोई मिसकंडक्ट किया हो, रूल वायलेट किया हो, तब किया जा सकता है। तो यहां पे ये भी दिक्कत आएगी क्योंकि रूल 91 जो कहता है उसमें जो परिभाषा है पॉलिटिकल पार्टी की, एनी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कॉलिंग इटसेल्फ ए पॉलिटिकल पार्टी। तो यहां तो ठीक है कि यहाँ पे आपको पॉलिटिकल पार्टी कहा जाएगा, लेकिन इसके अलावा इसने मिसकंडक्ट क्या किया है इलेक्शन को लेके, यही इलेक्शन कमीशन की सीमा है। इसके अलावा कोई आपराधिक कृत्य में कुछ किया है तो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता, तो बीजेपी का फिर खेल रह जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको जो हमने विस्तार से ये पांचों केसेस बताए, मीडिया पे जो हमला हुआ है न्यूज क्लिक को लेके, हाई कोर्ट ने कहा कि साहब प्रोविजन नहीं है, आपको अपराधी को नहीं बता, कोई बताने की जरूरत नहीं है कि कारण क्या क्या है, ये हाई कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे देख के कहा कि नहीं, ये केस हम सुनेंगे। जब ये अपील में पिटीशन आया, अपील में आया, तो उन्होंने कहा कि हम सुनेंगे इस केस को और वो सुनवाई होनी है। अब देखना ये है कि क्या यूएपीए के जो इस तरह के प्रोविजंस हैं वो रहेंगे या इसे सरकार खारिज करेगी, क्योंकि ये ड्रैकोनियन है। ये किसी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं, बगैर कारण बताए गिरफ्तार कर लेते हैं। और आप सरकार के बारे में जानते हैं, सरकार हाल के दिनों में कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स की तरह काम कर रही है। ये जाके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग लेती है, कह देती है कि साहब मणिपुर में हम सब कुछ करेंगे, बिल्कुल शांति व्यवस्था बहाल करेंगे, मणिपुर में फिर उपद्रव हो जाता है। सरकार की स्थिति हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह है तमाम चीजों में। सुप्रीम कोर्ट में जाके सर झुका लेती है जब डांट पड़ती है, जैसे कि जजेस का अपॉइंटमेंट था, ट्रांसफर था, महीनों से पड़ा हुआ है। जब डांट पड़ी जस्टिस संजय की, तो और जब कहा गया कि हम फिर इसके बाद डायरेक्ट वो करेंगे और बहुत सख्त फैसला करेंगे, तब ये जाके अपॉइंटमेंट्स कुछ हुए हैं, सारे तो वो भी नहीं हुए हैं। तो सरकार एक हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह काम कर रही है, इसलिए मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है, खास करके जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को। न्यूज क्लिक के केस में ये देखना है क्या बिना बताए आप किसी को पूरे चार्जेस बताए बगैर तैयारी के सीधे उठा के उसको बंद कर सकते हैं, और वो भी मीडिया के आदमी को। इस पे मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी एक गुहार लगाई थी जब बंद हुए न्यूज क्लिक के एडिटर और उसके एचआर के हेड, तो लगाई थी। और बाकी तमाम जर्नलिस्ट को भी आपने पूछताछ के लिए बुलाया, आज भी बुला रहे हैं। तो इसको लेके गुहार लगाई गई थी चीफ जस्टिस इंडिया से। मेरे ख्याल से उस गुहार का भी असर है कि इसको टेकअप किया है, यूएपीए को टेकअप किया है, जिसमें कि न्यूज क्लिक के एडिटर्स बंद हैं। सुप्रीम हाई कोर्ट से जो अपील आई है हाई कोर्ट के खिलाफ, उसको टेकअप किया है सुप्रीम कोर्ट ने, एक्सेप्ट किया है। तो पहला तो ये है। दूसरा ये है कि मीडिया बॉडीज ने कल राष्ट्रपति को भी लिखा है कि भाई मैडम आप देखिए, आपके सामने, आपकी नजरों के सामने ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने की कोशिश हो रही है। सरकार लगातार हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह काम कर रही है। ये आपको लगातार अगर देखें आप तो ये समझ में आएगा। अभी 2 दिन पहले खबर आई कि व्हाट्सएप जो आप मैसेज देते हैं, जो कि मतलब कि हाईली इनक्रिप्टेड होता है और जिसको कि कोई और नहीं देख सकता, इसको लेके कहा है कि साहब एआई का जमाना है और जो इस तरह की खबरें हैं, जो डीप फेक, एक वर्ड यूज किया है डीप फेक, कि किसी का सर किसी के धड़ पे लगा दिया
और वो ये बता दिया कि इन्होंने कहा है, इसको लेके हम चाहते हैं कि जो एंड सबसे पहले जिसने ओरिजिनेट किया है, आप उसका हमें डिटेल दें। व्हाट्सएप कह रहा है कि हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारा ये जनता से कमिटमेंट है कि हम ये डिटेल हमें भी नहीं मालूम होता, चूंकि हम भी नहीं जानते हैं, लिहाजा हम सरकार को नहीं दे सकते। तो सरकार का दूसरा हमला है व्हाट्सएप पे, और वो भी चुनाव के आसपास, ताकि डरवा सके और कोई भी मोदी जी के खिलाफ कुछ ना कह सके। तो ये एक नया हमला हुआ है व्हाट्सएप को लेके कि व्हाट्सएप से को मजबूर किया जा रहा है। और इसके लिए कौन सा सेक्शन अप्लाई किया जा रहा है? इसके लिए आईटी रूल्स है, आईटी रूल्स 2021 में एक सेक्शन है जिसमें ये कहा गया है कि अगर शांति भंग, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, नेशन को खतरा, सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट है, जो वो 6-7 है आर्टिकल 19(2) में, उसको लेके एक प्रोविजन है कि अगर ये पब्लिक ऑर्डर को खतरा कर रहा है तो आप कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर मोदी जी के खिलाफ कोई कमेंट किया गया, उसमें हम मान लेते हैं कि डीप फेक है और मोदी जी को लेके है, तो ये उस प्रोविजन में नहीं आता क्योंकि ये पब्लिक ऑर्डर का इशू नहीं है। ये इनडिसेंसी का, ये तो इसका है कि आप डिफेमेशन में जा सकते हैं, मोदी जी जा सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन इसके अलावा ये नहीं है। तो आईटी एक्ट का ये प्रोविजन ही गलत है, जिसको कि मीडिया पे अप्लाई करने की और व्हाट्सएप पे अप्लाई करने की बात हो रही है। तो हमें लगता है कि ये भी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और सुप्रीम कोर्ट इसे सुप्रीम कोर्ट की नजर होगी, क्योंकि ये कल ही खबर आई है कि व्हाट्सएप को दबाने की एक नई साजिश चल रहे हैं। आपको याद होगा कि इसके पहले जो मंत्री थे, वो गूगल को कितनी धमकी दिए थे कि व्हाट्सएप के सारे जो वो हैं एन्क्रिप्टेड, इसका हमें वो दिया जाए ताकि हम इसको एक्सेस कर सकें। फिर सरकार ने वही शुरू किया है क्योंकि चुनाव नजदीक है और मोदी जी को लेके वो ज्यादा ही चिंतित है। एक और केस हुआ है, डिफेंस फोर्सेस का यूज सरकार अपनी पॉलिसीज को बताने के लिए, भारत के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ है कि डिफेंस फोर्सेस को आप पॉलिटिकली गेन के लिए यूज करें। लेकिन डिफेंस फोर्सेस से कहा जा रहा है कि आप हर हालत में आर्मी से, एयरफोर्स से और नेवी से, कि आप हम बताएं कि कितना हम आत्मरक्षा के लिए वो है, आत्मनिर्भर भारत है। और इस तरह की पॉलिसीज को सरकार के डिफेंस फोर्सेस से कहा जा रहा है कि पब्लिक में लाएं। डिफेंस फोर्स का भारत के नहीं, दुनिया के इतिहास में पॉलिटिकल यूज अभी तक नहीं हुआ। ये खतरनाक है। नेहरू तो इतना ज्यादा इससे ऐतराज करते थे कि डिफेंस फोर्सेस का कहीं यूज हो। वो सिविल कार्यों में भी डिफेंस फोर्सेस के लिए जब तक बहुत बड़ा डिजास्टर ना हो नहीं यूज करना पसंद करते थे। लेकिन मोदी जी के राज में राजनाथ सिंह की डिफेंस मिनिस्ट्री अब ये नया सोचा करने जा रही है कि डिफेंस फोर्सेस के लोग सरकार की पॉलिसीज और खास करके आत्मनिर्भर भारत और इस तरह की जो चीजें हैं, पता नहीं कितनी निर्भर है भारत, लेकिन इसको डिफेंस फोर्सेस अब प्रचार करेंगी। जरा सोचिए पॉलिटिकल यूज डिफेंस फोर्स का कितना खतरनाक होगा आने वाले दिनों में। लेकिन ये एक कोशिश हो रही, ये खबर भास्कर ने कल अपना लीड स्टोरी बनाया था। अगर आप देखेंगे तो 16 तारीख के भास्कर की लीड स्टोरी है, जिसमें कहा गया है कि हम इसकी सत्यता अभी नहीं वो कर सकते, लेकिन ये भास्कर में आया है और अगले दिन यानी आज के दिन कोई भी इसका वो नहीं आया है, इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया है भास्कर ने। इसका मतलब कि ये खबर कहीं ना कहीं पुख्ता है और कहीं नहीं कहीं सरकार के दिमाग में है। तो भास्कर की यह खबर बेहद खतरनाक है, क्योंकि अगर ये सच है कि डिफेंस फोर्सेस का यूज आप सरकार की पॉलिसीज को प्रोपोगेट करने के लिए कर रहे हैं, तो वो दिन भारत के लिए, शायद प्रजातंत्र के लिए, इससे खतरनाक दिन कोई नहीं हो सकता। फिलहाल इन तथ्यों पे आप गौर करें। एक हैबिचुअल ऑफेंडर बन गई है भारत सरकार और वो अपने हित में हर आवाज को दबाना चाहती है, हर संस्था को दबाना चाहती है।
आप जैसी पार्टी जिसने इसके नाक के नीचे से सरकार छीन ली और पॉपुलर मैंडेट से छीनी, एक बार नहीं 3-3 बार छीनी, उस आप को ये खत्म करने के लिए उसके नेताओं को जेल में सड़ा रहे हैं। मीडिया को आपने देखा किस तरह से काबू करने की, डरवाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ही एक बचा हुआ है जहां की जगुलर वेन इनके उसके हाथ में है और एक कट से इनके प्राण जा सकते हैं। लिहाजा सरकार इस समय जो गलतियां कर रही है या तो वो सुधारे या सुप्रीम कोर्ट की के 2024 तक बहुत साफ है कि सुप्रीम कोर्ट इनको इस तरह से करने नहीं देगा। जो कुछ भी ये कर रहे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट हर हालत में रोकेगा और जनता सुप्रीम कोर्ट के पूरी तरह से इस समय जो अगर आप देखेंगे मकबूलियत, तो सुप्रीम कोर्ट की मकबूलियत शायद देश में सबसे ज्यादा है और खास करके उसके चीफ जस्टिस की। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इसे गौर से देखना होगा। बड़े तेज नजर रखिए चीजों पे, तब आपको समझ में आएगा कि हकीकत है कहां, ये देश जा कहां रहा है। एक हैबिचुअल ऑफेंडर के फॉर्मेट में सरकार अपने कदम बढ़ा रही है और इसको रोकने का एक ही तरीका है। जनमत से तो आप रोक ही सकते हैं 2024 में, लेकिन इसके पहले सुप्रीम कोर्ट को रोकना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 केसेस इस समय उसके जेर बहस हैं, मुझे लगता है कि ये सरकार की जॉगुलर वेन पे वो है, हाथ है। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे आगे देखती है। फिलहाल इतना ही, अन्य मुद्दों पे फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए